हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षय स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं आपके लिए पार्ट नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर 10 लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये प्रकाश के परावर्तन से ही संबंधित है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है थोड़ा सा मुड़ना। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ी, मान लीजिए कांच पर पड़ी, तो वह कांच सीधी जाने की बजाय वो थोड़ा टेढ़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए, जब हम पानी भरे गिलास में पेंसिल डालें तो देखते हैं तो पेंसिल जो होती है थोड़ा झुकी हुई दिखाई देती है। तो इससे अर्थ होता है कि वो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए इस फिगर में आपतित किरण आई और वो सीधी जाने की बजाय अपवर्तित हुई तो वो थोड़ा टेढ़ी हो गई, तो उसे ही बोलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन में अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई होता है, तो इसमें भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई होता है। उसमें परावर्तित किरण होती है और इसमें अपवर्तित किरण होती है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है आर, जिसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब आता है अपवर्तन के नियम। जैसा कि परावर्तन में 2 नियम होते हैं तो अपवर्तन में भी 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन, कि आपतन कोण की ज्या तो साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। एन जो होता है वो अपवर्तनांक होता है कि एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। एन जो होता है वो अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल b के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आता है लेंस। लेंस क्या होता है? 2 वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। 2 वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक तल गोलीय तथा दूसरा तल गोलीय या समतल होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। इस लेंस जो होता है उसमें 2 वक्रीय तल होते हैं। उसमें एक गोलीय भी हो सकता है, एक समतल भी हो सकता है, या दोनों गोलीय हो सकते हैं। नंबर 1 है उत्तल लेंस, कि ये लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होते हैं। ये लेंस जो होते हैं बीच में मोटा तथा किनारों पर पतले होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये है उत्तल लेंस, बीच में मोटे हैं और किनारों पर पतले हैं। दूसरा है अवतल लेंस, कि ये बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है कि ये बीच में तो पतले होते हैं तथा किनारों पर मोटे होते हैं। अब आता है लेंस की मुख्य अक्ष। लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है कि लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे इसमें दर्शाया गया है कि एक गोला ये पूरा हो रहा है और एक गोला ये पूरा हो रहा है, तो इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, लेंस की मुख्य अक्ष। जब कोई लेंस बनता है तो उसमें कोई ना कोई गोला पूरा होता है। इसमें इस वाले फिगर में देखिए, इधर की साइड है तो ये इधर गोला पूरा हो रहा है और इधर गोला पूरा हो रहा है, तो इन दोनों के केंद्रों को हम मिला दें आपस में तो वो क्या बन जाती है? वो लेंस की मुख्य अक्ष बन जाती है, तो उसे ही हम बोलते हैं लेंस की मुख्य अक्ष। अब आता है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कि लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आता है लेंस UVF में संबंध।
देखो लेंस के लिए तो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेकिन अगर हम दर्पण की बात करें UVF में संबंध तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। लेंस के लिए होता है वो माइनस हो जाता है 1/b माइनस 1/u, और जो दर्पण होता है उसके लिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। अब आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण समझने के लिए हमें माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम। विरल माध्यम से मतलब होता है वायु, और सघन माध्यम से मतलब होता है जल है, कांच। अगर प्रकाश की किरण कांच में जा रही है या जल में जा रही है तो वो सघन माध्यम होगा, और अगर प्रकाश की किरण वायु से होती हुई जा रही है तो वो होगा विरल माध्यम। अब क्रांतिक कोण को समझने के लिए सघन और विरल माध्यम ही आवश्यक हैं। जैसे मान लीजिए क्रांतिक कोण होता क्या है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है ANG बराबर 1/sin c। ये क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है ANG बराबर 1/sin c कि वायु की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। ऊपर की साइड विरल माध्यम है जिसे वायु कहते हैं, और नीचे की साइड है सघन माध्यम। और ये जो चिन्ह जो दर्शाया गया है ये होता है कांच का, ये होता है सघन माध्यम के लिए। तो जो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, देख लीजिए इसमें 90 डिग्री दर्शाया गया है, तो उसे ही हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। और क्रांतिक कोण को C से दर्शाते हैं। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कि यदि क्रांतिक कोण यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्रांतिक कोण के बारे में जाना हमने। यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए क्रांतिक कोण में कोण कितना दिया था, 90 डिग्री दिया था, हमने 120 कर दिया, ये 110 कर दिया, या 100 कर दिया, मतलब 90 से ज़्यादा कर दिया, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बन जाता है। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ये उसकी शर्त है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो ही शर्तें होती हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए प्रकाश की किरण, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब आता है रेखीय आवर्धन। किसी लेंस की प्रतिबिंब की लंबाई v तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं, m बराबर b/u। b जो होता है वो लेंस की प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और u जो होता है वो वस्तु की लंबाई होती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। अब आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जब फोकस दूरी मीटर में होती है तब P बराबर 1/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है तब P बराबर 100/f। अगर हम फोकस दूरी को बटे में कर दें या प्रतिलोम कर दें, फोकस दूरी के प्रतिलोम को ही हम क्षमता कहते हैं लेंस की। अगर फोकस दूरी मीटर में होगी तो फॉर्मूला P बराबर 1/f लगेगा, और फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में होगी तो P बराबर 100/f लगेगा। इसके लिए होता है ANG बराबर 1/GNA, ये फॉर्मूला होता है। और ANW गुणा WNG गुणा GNA बराबर 1, ये होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और ये होता है WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये होता है कांच के अपवर्तनांक के सापेक्ष
वायु का अपवर्तनांक। और ये होता है WNG, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन में केवल इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।